नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं भाजपा ने पिछले दिनों चुनावी बिगुल बजा दिया। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे। भाजपा ने यूपी के 12 मंत्रियों समेत कई सांसदों और विधायकों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। ये मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जाकर विधानसभा चुनाव तक वहां प्रवास करेंगे और उन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा ने यूपी के विधायकों को भी चुनाव में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट और मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया और मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दमोह, मंत्री अनिल राजभर को सिवनी और मंत्री जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग और नोएडा विधायक पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, एमपी के चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां यूपी के बीजेपी सांसद विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें कि अलग अलग मंत्रियों को तमाम विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर अब देखिए, जो बड़े चेहरे हैं वही 12 मंत्रियों को अब जिम्मेदारी दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ तैयारी? देखिए, मध्य प्रदेश का इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला मयूरी, जितना आसान पहले से रहा है। पिछले लगभग 2 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है, या फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। बात की जाए तो इस बार मध्य प्रदेश का जो चुनावी बयार है वो कहीं और की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कांटे की टक्कर है, इसीलिए देखा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व वाले लोगों को यहाँ पे विधायक का टिकट दिया गया है। जिस तरीके से बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय या फिर जितने भी सांसद हैं जो केंद्रीय नेतृत्व में हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जमीन स्तर पर उतारा गया है और कई लोगों के टिकट भी काटे गए हैं। यहाँ तक कि ये भी खबरें चल के आ रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, ये भी कोई तय नहीं है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुल 12 मंत्रियों को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, नोएडा से विधायक पंकज सिंह, कपिल देव अग्रवाल, दिनेश प्रताप सिंह, बेबी रानी मौर्य जैसे मुख्य नाम शामिल है। बात की जाए तो कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने भोपाल प्रवास पे थे और यहाँ पे सभी सांसदों और मंत्रियों की एक बैठक हुई और किस प्रकार से अपने जिलावार कमेटियों से संपर्क करके प्रवास के दौरान लोगों से संपर्क बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से अपील करनी है। विधायकों को जिनको टिकट मिला है उनके पक्ष में लोगों से अपील करनी है, ताकि जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना रहे। जी विवेक, जिस तरह भाजपा ने यूपी के 12 मंत्रियों समेत कई सांसदों और विधायकों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है, तो इससे कितना फायदा मिल सकता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, कितना फायदा मिलेगा वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ही नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, तो इससे तय है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति जो है वो डगमगा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले केंद्रीय नेतृत्व वाले लोगों को विधानसभा का टिकट देना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, उनका प्रवास मध्य प्रदेश में करना, वहां जाके वो कैंपेनिंग करेंगे। तो साफ तौर पर बात है कि जो जनता है स्थानीय विधायकों से, स्थानीय नेताओं से कहीं न कहीं रुष्ट है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों
को वहां जनसंपर्क के लिए जाना पड़ रहा है। और बात की जाए जिस तरीके से एक बड़ा मंडल जो है उत्तर प्रदेश से जा रहा है, कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी शुरुआत भी कर दी। भोपाल का जिम्मा उनको दिया गया है, बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर का जिम्मा दिया गया है, विदिशा का जिम्मा नोएडा से विधायक पंकज सिंह को दिया गया है। अगर बात की जाए तो सतना का जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है। और जिस तरीके से तमाम मंत्रियों और सांसदों को ये जिम्मेदारियां दी जा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और मध्य प्रदेश से उसकी जो भी उम्मीदें हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। विवेक, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि अगले महीने विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले ही अपने कुछ विधायकों के नाम घोषित कर दिए थे और इससे एक स्पष्ट संदेश मिल गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जल्द कराने की तैयारी में है। ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से पुराने लोगों के टिकट काटे गए, केंद्रीय नेतृत्व वाले लोगों को टिकट दिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव को जल्दी कराना चाहती है। ये साबित होता है कि वो उम्मीद करती है कि यह चुनाव जल्दी होंगे। बात की जाए तो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो जाएगा। तब ये चुनाव आयोग पे पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है। विवेक, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो विधानसभा चुनाव है सभी दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों के लिए चाहे कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पिछले 20 सालों में 2 साल तक कमलनाथ की सरकार रही। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं और सरकार बदल जाती है। इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा और ऐसा कहा जा रहा है, जो उनके समर्थक लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश में एक बड़ी कमान मिल सकती है। बड़ी कमान का मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर वोट किया जा सकता है। ऐसे में ये द्वंद्व भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों चीजों को बेहतर तरीके से अब तक टैकल किया हुआ है। बात की जाए कि किस तरीके से कांग्रेस इस चीज को देखती है, तो साफ तौर की बात है कि कमलनाथ फिर से एक्टिव हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पूरी तरीके से अपनी सक्रियता दिखा दी है और जिस तरीके से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सनातन मध्य प्रदेश, फिलहाल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सनातन पे जिस तरीके से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार कुछ अलग करने की तैयारी में दिख रही है और उलटफेर करने की पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतर रही है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के तमाम मंत्रियों को अब एमपी के चुनाव प्रचार में की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के मेयर पार्षदों को 2024 के चुनाव में जीत की ट्रेनिंग देंगे। 2 दिवसीय महापौर पार्षद प्रशिक्षण वर्ग में मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद के मेयर और 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल होंगे। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। बताया गया कि 12:30 बजे काशी टोल प्लाजा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे दोपहर 1:30 बजे परतापुर बाईपास स्थित होटल में आयोजित 2 दिवसीय नगर निगम पार्षद प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे वे दलित अनुसूचित बस्ती लाला मोहम्मदपुर कंकर खेड़ा में जनसंपर्क करेंगे। शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री व संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन पर जोर होगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बुधवार को महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा और क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल ने बैठक की। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। आज 4 जिलों के मेयर पार्षदों को चुनाव की ट्रेनिंग देंगे।
ठीक है, विवेक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि लगातार चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, कोई भी कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। जहां आज 4 जिलों के मेयर पार्षदों को चुनाव की ट्रेनिंग प्रदेश अध्यक्ष देते हुए नजर आएंगे। 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल होंगे। मेयर पार्षदों को चुनाव की ट्रेनिंग प्रदेश अध्यक्ष देंगे। तो देखिए, 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब 4 जिलों के 182 पार्षद इसमें शामिल होंगे। बता दें कि मेयर पार्षदों को चुनाव की ट्रेनिंग देंगे प्रदेश अध्यक्ष। और तमाम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। मेयर पार्षदों को चुनाव की ट्रेनिंग देंगे, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल होंगे। इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, मेयर पार्षदों के चुनाव की ट्रेनिंग प्रदेश अध्यक्ष आज देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है 24 के चुनाव को देखते हुए? देखिए, अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमने देखा है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना डंका मजबूत किया हुआ है। इसके पहले 100 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीती थी और किसान आंदोलन के विरोध के बावजूद भी है लगभग 90, 92, 93 सीटें जो हैं वहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी निकालने में समर्थ रही थी। इस बार लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन इसमें एक्टिव हो रहा है। कांग्रेस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा भी जारी रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कार्यक्रम रखा हुआ है अपने पार्षदों मेयरों के लिए, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की रणनीतियों की चर्चा होगी, तैयारियां होगी और गुरुमंत्र दिया जाएगा इन पार्षदों और मेयरों को किस प्रकार से बूथ लेवल को जो है वो वहाँ मजबूत करना है। बात की जाए तो कुल 4 शहरों में 4 मेयर और 182 पार्षद ये गुरुमंत्र हासिल करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी एक अहम जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो नगर निगम का प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे दोपहर 1:30 बजे के बाद। और खास तौर पर इन सभी कार्यक्रम के बाद दलित बस्तियों में भी विचरण करेंगे। बात करें तो जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ दलितों को अपने विचारधारा के साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। आरएसएस खुद दलित और बलिन बस्तियों में जाके शाखा लगाएगी, लोगों को विचारों से जोड़ेगी। और जिस तरीके से लगातार सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो योजनाओं की जो बात कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पिछले 9-10 साल की जो योजनाएं हैं जो धरातल स्तर पर चल रही हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको लेकर इन बस्तियों में जाएंगे और क्या क्या सरकार ने आपके लिए किया और क्या सरकार आपके लिए कर रही है, इन सभी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो तैयारी उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बीजेपी की बेहद सक्रियता से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह को मिल चुका है और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। विवेक, देखिए, मेयर के साथ साथ 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल हो रहे हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, तमाम ऐसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, यहाँ से वो 4 मेयर और 182 पार्षद जो है वो चुने गए हैं। जिस तरीके से बूथ लेवल की बात कर रही है, जब भी कोई चुनाव होता है तो बूथ की जो प्राथमिकता है वो बेहतर होती है। हमने कई बार सुना है कि प्रधानमंत्री खुद बूथ लेवल की प्राथमिकता के उपयोगिता दर्ज करा चुके हैं। अमित शाह कई बार बूथ की महत्व को बताते हैं। कोई भी अगर राजनीतिक विश्लेषण होता है तो वो जानता है कि बूथ की महत्वता कितनी होती है। इसलिए इन मेयरों और पार्षदों को खास तौर पर बूथ लेवल पर किस प्रकार से काम करना है लोकसभा चुनाव में, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विवेक, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज तमाम कार्यक्रम में भी शिरकत करने जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने संगठन महामंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर बेहद ही सजग दिख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम शहरों में बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न होंगे, किस प्रकार से एक एक करके कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और जिस तरीके से मेयर और पार्षदों का जो प्रशिक्षण होगा, जो गुरु मंत्र ये तीनों देंगे, उसके लिए बेहतर व्यवस्था भी की गई है कि जो समस्याएं निकल के आएंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बात होगी, किसी मुद्दे पे चर्चा होगी तो एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। कुछ मुद्दे ऐसे भी होंगे जो मेयर और पार्षद उनके सामने उठाएंगे, तो उनके तमाम समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा, जिसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी तैयारियों में जुटी हुई है, जहां आज मेयर पार्षदों को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चुनावी ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सोहराब अली उर्फ गब्बर को ये फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बता दें, ये बड़ा फैसला किया गया है। डबल मर्डर के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। डबल मर्डर के मामले में ये सजा सुनाई गई है। बता दें, आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2012 में हसनगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। एक तरफा प्यार में आरोपी ने डबल मर्डर किया था। वहीं सोहराब अली ने चाकू से 16 वार किए थे। एडीजी चतुर्थ की कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफा प्यार में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित मुकदमा अपराध संख्या 350/12 जो कि थाना हसनगंज में पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त, जिसका नाम गब्बर उर्फ सोहराब अली है, उसको माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302, 307 आईपीसी के अंतर्गत दोषी मानते हुए इसको मृत्युदंड की सजा एवं 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही जो इसी मुकदमे संबंधित 4/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, उसमें भी इसको 1 वर्ष की सजा और जुर्माने के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए डबल मर्डर में गब्बर को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला था जिस पर सजा सुनाई गई है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, 11 साल पहले की एक घटना है जिसमें एक तरफा प्यार में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्योंकि सोहराब अली की अगर बात की जाए, वो एक महिला से प्यार करता था और इस मामले को लेकर के लगातार वो महिला इसको इनकार करती रही, क्योंकि वो शादीशुदा महिला थी और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही थी। फिलहाल वो उसको तो हजम नहीं हो रहा था और एक दिन जब वो खरीदारी करने के लिए अपने मित्र के साथ बाहर निकली हुई थी निराला नगर रोड पर, उसी दौरान उसने चाकू से गोद कर दोनों की हत्या कर दी थी। इस दौरान जब उसके अगर पति की बात की जाए तो वो घर पर ही था, मौजूद था। तभी लोगों ने जब उसको इस मामले की जानकारी दी थी, तब इस मामले में पति हरिप्रसाद की तरफ से सोहराब के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जिस तरीके से कोर्ट ने फांसी की जो सजा सुनाई है, उसको अगर बात की जाए तो जो डीजीपी की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कन्विक्शन, क्योंकि इसके तहत जिस तरीके से बात की जाए पास्को की धाराओं की जो बात है या फिर मर्डर की जो धाराएं हैं, उन सभी अपराधियों के खिलाफ लगातार इसकी जो है पैरवी जोरों शोरों पे करने की बात की जाए, जिससे कि जो ये अपराध है ये पूरी तरीके से खत्म हो सके और इसका पूरी तरीके से निस्तारण हो सके। तो इसी ऑपरेशन के तहत जो ये फांसी की सजा सुनाई गई है, इसमें जो पैरवी की जा रही थी, उस पैरवी के तहत जिला जज विवेकानंद सरल त्रिपाठी के द्वारा इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। क्योंकि अगर बात की जाए इस मामले को लेकर के, जो विपक्षी महिला की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से 10 गवाहों को पेश किया गया था। उन गवाहों की जो बयान लिए गए थे, उन बयानों में सोहराब के खिलाफ फांसी की सजा मांगी गई थी। क्योंकि जिस तरीके से 11 साल पहले सरे राव उसने जो है डबल मर्डर को अंजाम दिया था, उस दौरान जब लोग उसको बचाने के लिए दौड़ रहे थे, तब उसके द्वारा जो है चाकू लहरा करके लोगों को डराया धमकाया गया था, जिसके कारण लोग उसके करीब नहीं पहुंचे थे और उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और मौके से भाग निकला था। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद से लगातार पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल तो भेज दी थी, लेकिन इस मामले की अगर पैरवी की बात किया तो पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर ऑपरेशन जो कन्विक्शन है उसके तहत अब पैरवी जो तेज हुई थी, तो उसी पैरवी के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल जो विवेकानंद सरल त्रिपाठी के द्वारा जो साफ तौर से कहा गया है, जो जज हैं उनके द्वारा साफ तौर से लिखा गया है कि सोहराब को
फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। तो जाहिर सी बात है जो फांसी की सजा है उसको लेकर के अब जो और बदमाश हैं या फिर जो 302 के जो और अपराधी हैं जो लगातार इस तरीके की हत्याओं को अंजाम देते हैं और बेल पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में लगातार जो पैरवी हो रही है उस पैरवियों के तहत जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि ये पहली फांसी की सजा नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत जब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया कई ऐसे अपराधी हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है, फिर चाहे पास्को की बात की जाए या फिर रेप की बात की जाए या फिर मर्डर की बात की जाए। अब फिलहाल एक जो उसमें एक कड़ी और ये जो जुड़ी है जो सोहराब वाली, क्योंकि सोहराब को भी अब फांसी की सजा सुनाई गई। तो अब इसमें यह देखना है कि जिस तरीके से जो और अपराधी हैं उनके खिलाफ भी जो पैरवी हो रही है उस पैरवी के तहत और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। कलीम, ये ऑपरेशन कन्वेंशन है क्या? इसे किस तरह से चलाया जा रहा है? देखिए मयूरी जी, अगर बात की जाए ऑपरेशन कन्वेंशन तो उसको यूं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक ये देखा जाता था कि जो मुकदमे दर्ज होते थे, मुकदमे दर्ज होने के बाद लगातार उसकी पैरवी नहीं हो रही थी, लापरवाहियां देखने को मिल रही थी और जिसका पूरा फायदा जो अपराधी हैं वो उठा रहे थे और जमानत पर बाहर आ जाते थे। लेकिन अब जब से ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया है तो उसमें जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर जरूर हैं और जो पैरवी है वो पैरवी में हीला हवाली नहीं की जाती है और उस पैरवी को जोरों शोरों पर की जाती है। जो वकील की बात की जाए वो वकील भी लगातार इसमें पैरवी करता रहता है, सरकारी वकील। और इस मामले को लेकर के जब से कमिश्नरी लागू हुई है तो कमिश्नरी में जो न्यायालय है वहां पर भी इसकी सुनवाई लगातार चलती रहती है। तो उसी के तहत ये ऑपरेशन कन्वेंशन है। तो इसके तहत ये देखा जा रहा है जैसे फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाना, इन सभी चीजों को लेकर के जो पैरवी करना, उसके तहत अब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, डबल मर्डर में कोर्ट ने हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।